नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस से 25 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन टीसीएस द्वारा 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोगित है? लैक्टोमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव के अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का उपयोग वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। थर्मोमीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। टैकोमीटर का उपयोग वायुयान की गति को मापने के लिए किया जाता है। सोनार का उपयोग पानी में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सोनार का उपयोग पानी में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सभी को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शून्य। अब दोस्तों शून्य क्यों होगा? तो जैसे दोस्तों एक वृत्ताकार पथ पर एक घूम रहा है, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर एक वृत्ताकार पथ पर गया और उसी बिंदु पर फिर पहुँच गया, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला होता है वर्क बराबर एफ एस फार्मूला आता है एफ एस कॉस थीटा होता है। अब जब एस का वैल्यू जीरो हो गया तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक घर में एक माह में 900 × 10⁻6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। यूनिट में यह ऊर्जा कितनी है? तो दोस्तों एक यूनिट बराबर क्या होता है? एक यूनिट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। एक यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अब दोस्तों कितना यूनिट की ऊर्जा होगा, यानी इतना ऊर्जा जब खपत कर रहा है तो कितना यूनिट यह ऊर्जा होगा। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, 900 × 10⁻6 को इससे भाग दे देंगे। 3.6 × 10⁻6 से भाग दे देंगे। अब दोस्तों पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के बाद पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटेंगे 10⁻6 कट गया। ठीक है, 9 चौके 36, 4 बार में कट गया। अब यहाँ कितना बच गया? 100 बच गया। अभी 100 कटेगा 25 बार में। 25 × 10 कितना हो जाएगा? 250 यूनिट हो जाएगा। तो 250 यूनिट ऑप्शन डी में दिया गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध में संग्रहित पानी में कौन सा ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों फार्मूला बताए हैं काइनेटिक एनर्जी और संवेग से रिलेटेड फार्मूला बताए हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। अब बोल रहा है दोस्तों कि संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, यानी p को 3 गुना कर दिया जाए तो नई काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यानी ke डैश बराबर p का कितना करा? 3 गुना, यानी 3p² 2m। इसी को सोल्व करेंगे तो 3p² और 9p² हो जाएगा
बटा 2m हो जाएगा। अब दोस्तों पी स्क्वायर बटा 2m, पी स्क्वायर बटा 2m काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, यानी के ई डैश बराबर हो जाएगा 9 ke। तो दोस्तों यदि संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो नई गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से 4h की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। एम द्रव्यमान, मास दिया गया एम, ऊंचाई यानी हाइट दिया गया 4h, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। mgh, m का वैल्यू m है, g का वैल्यू g है और h का वैल्यू 4h है। 4h गुने 4h, 4 हो जाएगा, mgh हो जाएगा। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा कितना हो गया 4mgh। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है किसी स्थिर वस्तु की स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसी स्थिर वस्तु की स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों, जड़त्व कहलाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जड़त्व। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है एक लड़का एक पत्थर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकता है, तो पत्थर द्वारा प्राप्त ऊंचाई क्या होगी। पत्थर द्वारा प्राप्त ऊंचाई निकालना है, हाइट निकालना है। दिया गया दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकता है, यानी प्रारंभिक वेग u का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। v का वैल्यू 0 हो जाएगा, निकालना है h का वैल्यू। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि पत्थर जो नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, यानी g का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। g का वैल्यू नेगेटिव होगा। तो फार्मूला लगाएंगे गति के तीसरे समीकरण। गति के तीसरे समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि नीचे से ऊपर वस्तु जा रहा है, यानी g का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, इसीलिए माइनस वाला फार्मूला लेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे रहता तो प्लस वाला लेते हैं। अब वैल्यू रखेंगे, v का वैल्यू 0 हो गया, u का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2, g का वैल्यू 10 है, h निकालना है। अब 10 गुने 2 कितना हो जाएगा 20, माइनस 20h इधर होगा प्लस में हो जाएगा, बराबर 100, 20×5 = 100, h बराबर कितना हो गया 5 मीटर। 5 मीटर ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। शक्ति की मात्रा निकालना है, यानी पावर निकालना है। दिया गया दोस्तों 4 मिनट समय दिया गया, टी का वैल्यू कितना दिया गया 4 मिनट, समय दिया गया 4 मिनट। अब दोस्तों मिनट में दिया गया है, इसको सेकंड में चेंज कर देंगे, 4 गुने 60 करेंगे तो 6 चौक 24, 240 सेकंड हो जाएगा। बल दिया गया है, यानी फोर्स दिया गया है, F का वैल्यू 600 न्यूटन, 600 न्यूटन दिया गया है। 20 मीटर की दूरी तय करता है डिस्प्लेसमेंट, यानी S का वैल्यू दिया गया है 20 मीटर। निकालना है शक्ति, यानी पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाई टाइम, यानी कार्य बटा समय। अब दोस्तों वर्क का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यदि F और S मालूम रहेगा तो F S cos थीटा, यानी F गुने S। ठीक है, बटा T। F का वैल्यू कितना है 600, S का वैल्यू कितना है 20, T का वैल्यू कितना है 240। 0 0 कट गया, 12 बार में कट गया, 24, 12×5 = 60, 50, यानी 50 वाट हो जाएगा। 50 वाट ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों Fs cos थीटा होता है, लेकिन cos थीटा क्यों नहीं है, तो दोस्तों cos थीटा यानी यहाँ पर काम कर रहा है दोस्तों हॉरिजेंटल, यानी cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो cos 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, इसलिए नहीं है।
तो FS/T हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भार यानी वेट। अब दोस्तों भार का फॉर्मूला होता है m×g, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला आता है m×v, मास गुने वेलोसिटी। आवेग का फॉर्मूला आता है F×t, फोर्स गुने टाइम। ठीक है, सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वॉशिंग मशीन के कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। वॉशिंग मशीन कार्य प्रणाली निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। अपकेंद्रण सिद्धांत पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपकेंद्रण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं होते हैं? टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं होते हैं? पुष्प नहीं होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुष्प। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में पत्ते, जड़ें और तना होते हैं, लेकिन पुष्प नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनी माता रोग होता है? मिनी माता रोग होता है तो मिथाइल मरकरी, यानी मिथाइल मरकरी से मिनी माता रोग होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा, मिथाइल मरकरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, चेचक यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया को किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? मलेरिया को किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? क्विनाइन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्विनाइन। मलेरिया को क्विनाइन के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? पौधे के कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? पत्तियां। ऑप्शन डी से हो जाएगा, पत्तियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका एक लिंगी पुष्प होता है? निम्नलिखित में से किसका एक लिंगी पुष्प होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पपीता। पपीता का जो है एक लिंगी पुष्प होता है। अब दोस्तों एक लिंगी पुष्प किसको कहते हैं? तो एक लिंगी पुष्प कहते हैं कि जब पुष्प में केवल एक जनन अंग, पुमांग या जयांग उपस्थित होते हैं, ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता हो गया, तरबूज, खीरा, ये सब क्या हो गया? एक लिंगी पुष्प हो गया। अब दोस्तों सरसों, कपास, भिंडी, ये हो गया उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प। अब द्विलिंगी पुष्प किसको कहते हैं? तो जिस पुष्प में पुमांग या जयांग दोनों उपस्थित होते हैं उसको क्या कहते हैं? उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? यानी कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री किसको कहा जाता है? तो राइबोसोम। ऑप्शन डी से हो जाएगा, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, कारखाना कहा जाता है। अब दोस्तों हरित लवक, हरित लवक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहते हैं, यानी रसोई घर कहते हैं। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स, लाइसोसोम को जो दोस्तों आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का शक्ति
केंद्र कहते हैं। ठीक है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। लाइसोसोम्स को आत्मघाती का थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं और राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहता है, प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जिप्सम में क्रिस्टल जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? जिप्सम के क्रिस्टल जल के रूप में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो जिप्सम का अणु सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। तो पानी के कितने अणु मौजूद है? तो ऑप्शन दो अणु मौजूद है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा 2। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, यानी वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन सी से हो जाएगा, CO2 को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? अधातु द्रव अवस्था में होता है ब्रोमीन। ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रोमीन। यदि धातु कहेगा कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में होता है, तो धातु बोलेगा पारा हो जाएगा, पारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों चौथे आवर्त में कितने तत्व उपस्थित होते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं। तो 7 आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, 7 पीरियड, और 18 वर्ग या समूह इसको कहते हैं। इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं, इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। ठीक है, यानी 7 आवर्त और 18 वर्ग आधुनिक आवर्त सारणी में होते हैं। ठीक है। और चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो दोस्तों इसको याद रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। 2 1 हो गया आवर्त, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में खोज नहीं किया गया है। ठीक है। तो यदि 1 आवर्त में बोलेगा तो 2 तत्व, 2 आवर्त में बोलेगा तो 8, 3 में 8, 4 में 18, 5 में 18, 6 आवर्त में 32। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो चौथे आवर्त में कितने हैं? 18 है। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा 18। तो दोस्तों इसी तरह से याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है? आवर्त सारणी के कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में जाना जाता है? तो समूह 18। ऑप्शन बी से हो जाएगा समूह 18। दोस्तों समूह 18 में को कहते हैं नोबेल गैस भी होता है, नोबेल गैस होता है। समूह 18 में कौन सा गैस होता है? नोबेल गैस, यानी नोबेल गैस, अकीरी गैस भी इसको कहते हैं। ठीक है। निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आखिरी सवाल है, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अब दोस्तों किसी भी सेल का अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो इसका फार्मूला आता है 2n²। ठीक है। n क्या हो जाएगा? तो जितना सेल बोला जो नंबर, तो तीसरे सेल में बोला तो n का वैल्यू 3 हो गया, यानी 2 और n², 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 3 9 9 दूनी 18, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या तीसरे सेल में 18 हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा 18। ठीक है। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, 2n²। किसी भी सेल के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो 2n² इसी फार्मूला पर निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।